हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल WS एकेडमी, वहीद सरस एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी में कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंट रहोगे इस एग्ज़ाम के लिए तब तक आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब भी आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म होगी आप ये समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे उस टाइम। तो मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, जो आपको ज़रूर इसमें रखनी है। चाहे आप 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा पढ़ते हो, 10 घंटा पढ़ते हो दिन में, आपको ये पर डे पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई एक दिन भी ऐसा होना चाहिए कि आपको उस दिन ना पढ़ना पड़े। हाँ, कभी कभार ऐसे हालात होते हैं हाँ, कभी कभार 1 दिन या 2 दिन इंसान पढ़ नहीं पाता, दैट डजंट मैटर। लेकिन जो जिन दिनों भी आप घर में होंगे या फिर थोड़ा सा टाइम भी बच रहा होगा, आप कंटिन्यूसली उसमें अपनी प्रिपरेशन को जारी रखोगे गाइस, ठीक है। तो मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, जो आप खुद रख सकते हो, जो आपके हाथ में है, ठीक है। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी आपके हाथ में है, वो आप करो, इंशाल्लाह आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह क्वालिफाई करोगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमने BRS स्टार्ट किया था, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और हमने थ्योरेटिकली ज़्यादा वो पढ़ा था कल, और हमने एक न्यूमेरिकल की थी या एक मैथमेटिकली हमने अकाउंट बनाए थे, ठीक है गाइस। ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की थी कैश बुक में भी और पासबुक में भी, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि BRS किसे बोलते हैं हम। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वो बनाता है ऑनर, और ऑनर इसलिए बनाता है ताकि अगर उसको लगता है कि पासबुक में और कैश कॉलम के बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में अगर उसको डिफरेंस दिखती है, तो वो BRS बनाता है कि उसको कहाँ पे क्या गलती हुई है। तो वो क्या करता है, स्टेटमेंट बनाता है ताकि वो एरर निकाले, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हमने क्या किया था, क्वेश्चन किया था, और इस क्वेश्चन को हमने एक तो कैश बुक बनाया था, इसमें हमने एंटर करवाया था, और हमने पासबुक भी देखा था। पासबुक क्या होता है गाइस, पासबुक बैंक बनाता है, ठीक है, कस्टमर के लिए, और कस्टमर को देता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस बैंक में होती है, वो उस ट्रांजैक्शंस को पहले तो रिकॉर्ड करता है कहाँ पे, अपने लेजर में, ठीक है। और उसके बाद वो एंटर कहाँ पे कराता है, पासबुक में भी। क्यों? ताकि कस्टमर को भी ये ध्यान में रहे कि बैंक के पास कितना पैसा है, या बैंक से उसने कब कितना पैसा लिया है। दैट्स वाई बैंक कस्टमर के लिए एक बुक बनाता है जिसे हम बोलते हैं पासबुक, और वो हैंड ओवर करता है किसको, या स्टेटमेंट बनाता है, वो हैंड ओवर करता है किसको, कस्टमर को, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने एक ये पढ़ा था, ये पॉइंट्स पढ़े थे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो हमने देखना है आज, ठीक है। तो मेन आज भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही रहेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, कैश बुक कंटेन्स कैश एंड बैंक कॉलम। कैश बुक में क्या होता है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम कैश बुक में। जैसे कि आपने ऊपर देखा, ये पासबुक है, देखो जी, कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों होते हैं ना कैश बुक में। यही बोलता है कि कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में कैश एंड बैंक कॉलम होता है, वियर एज पासबुक कंटेन्स ओनली बैंक कॉलम फॉर कस्टमर्स। पासबुक में खाली क्या होता है, बैंक कॉलम। कैश में कैश कॉलम होता है, नहीं होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि पासबुक में खाली एक ही कॉलम होता है, दैट इज़ बैंक कॉलम। और कैश बुक में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कैश बुक बात करेंगे ना, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक की, जहाँ पे आपको बैंक कॉलम मिलेगा और कैश कॉलम मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आगे हम बढ़ते हैं। आपको पता है कैश बुक कैसे बनाते हैं, कैश बुक ऐसे लिखते हैं, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, ऐसे लिखते हैं ना। आप अभी याद रखो, ये प्लस है ना, आप इसको याद रखो, ये फेवरेबल,
ठीक है, आगे हम ये देखेंगे कि फेवरेबल और माइनस जो है अनफेवरेबल। मीन्स कैश बुक में फेवरेबल कौन है, डेबिट साइड, फेवरेबल कौन है, डेबिट साइड, हाँ, और अनफेवरेबल कौन है कैश बुक में, क्रेडिट साइड। ठीक है, इसी तरह पासबुक जो होता है ना, पासबुक में उल्टा होता है ना, डेबिट द डिक्रीज, ये उल्टा हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, मैंने ही कल ही बताया। ठीक है, और क्रेडिट साइड क्या होता है, प्लस, क्रेडिट साइड क्या होता है, उल्टा, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका माइनस का मतलब अनफेवरेबल और प्लस का मतलब फेवरेबल। ये अभी हमने नहीं पढ़ा फेवरेबल होता क्या और अनफेवरेबल क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि कैश बुक में डेबिट साइड फेवरेबल होता है और कैश बुक में क्रेडिट साइड अनफेवरेबल होता है। लेकिन यहाँ पे पासबुक में उल्टा है, हाँ, डेबिट साइड क्या होता है, अनफेवरेबल। ऊपर क्या था, फेवरेबल डेबिट साइड कैश बुक में, और पासबुक में क्या है, क्रेडिट साइड फेवरेबल, ऊपर क्या था, अनफेवरेबल, उल्टा। ठीक है गाइस, फिलहाल आप इतना याद रखो, आगे हम देखेंगे कि फेवरेबल और अनफेवरेबल होता क्या है गाइस। ठीक है, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है गाइस, बीआरएस से इसमें क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, बीआरएस इज़ प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर्स। जो मैंने आपको ये पहले भी बोला कि बीआरएस जो होता है ना, ये प्रिपेयर कौन करता है, कस्टमर। कौन करता है, कस्टमर, ना कि बैंक। बैंक बिल्कुल नहीं बनाता, ये कौन बनाता है, कस्टमर। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको ये भी दूसरा पॉइंट भी पता होगा क्या, बीआरएस इज बिटवीन, किसके बीच में होता है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के एंड पासबुक के। ठीक है, तो ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। आगे हम देखते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेटर्स कैश एट बैंक। ये हमने कैश बुक में भी पढ़ा। देखो जी क्या बोलता है ये, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कहाँ से होगा, बैंक कॉलम के। ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम में जो है डेबिट बैलेंस, ज़रा ये देखो, ये है ना, ये हमने क्वेश्चन किया था, बाय बैलेंस सी ऑब्लिक डी, ये क्या आया था, ये कैश बुक में ये आया था ना, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, कैश एट बैंक। तो ये कितना है, कैश एट बैंक, शायद मैंने लिखा भी होगा इसके साथ। हाँ देखो जी, ये ऊपर आया था डेबिट बैलेंस, मीन्स ये कैश एट बैंक, ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, अब अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, मीन्स डेबिट साइड में लिखा होगा सी ऑब्लिक डी, सी बाय बैलेंस सी ऑब्लिक डी, अगर डेबिट साइड में, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस होगा ना। और अगर हम बैंक कॉलम में फॉर एग्जांपल 20K देखते हैं, तो 20K जो है ना, इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या हम बोलते हैं, हम ओवरड्राफ्ट। ठीक है गाइस, याद रहे, अगर डेबिट बैलेंस होगा, इस साइड देखो जी, दो साइड्स होते हैं। हाँ, अगर यहाँ से लिखा होगा बाय बैलेंस सी ऑब्लिक डी, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, बैंक कॉलम में जितना लिखा होगा, जितना वैल्यू होगा, उसको हम बोलेंगे कैश एट बैंक। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है, यहाँ से हो सकता है ना, यहाँ से क्या आएगा, टू बैलेंस सी ऑब्लिक डी। अगर यहाँ पे बैंक कॉलम में कुछ आपको वैल्यू दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का हम बोलते हैं हम ओवरड्राफ्ट। क्या हम बोलते हैं, हम ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बोल सकते हैं हम, अब हम लेंगे कैश। देखो जी, कैश बुक तो हमने ले लिया, क्रेडिट बैलेंस भी, डेबिट बैलेंस भी। अब हम पासबुक का देखेंगे क्या बोलता है, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर हम डेबिट बैलेंस देखेंगे किसका, पासबुक का, इंडिकेटर्स ओवरड्राफ्ट। इसका क्या मतलब है, ओवरड्राफ्ट। ज़रा ऊपर देखते हैं हम क्वेश्चन में, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आया था। क्रेडिट बैलेंस को हमने क्या बोला था, क्रेडिटर या कैश ऑफ कस्टमर। अगर ये यहाँ से आता तो ये बाय बैलेंस सी ऑब्लिक डी, यहाँ से कुछ वैल्यू होता, इसका ये मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट दो जगहों पे हम बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, ओवरड्राफ्ट दो जगहों पे बोल सकते हैं गाइस। ठीक, कहाँ गया जी, फीचर्स, ये, हाँ, तो ओवरड्राफ्ट दो जगहों पे आता है। एक तो कैश बुक के बैंक कॉलम में अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, ओवरड्राफ्ट, लेकिन पासबुक के डेबिट बैलेंस उल्टा, देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको भी ओवरड्राफ्ट ही बोलेंगे। अब अगर क्या होगा, देखो जी, ऊपर हमने क्या लिखा था, कैश एट बैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इंडिकेटर्स
कैश ऑफ कस्टमर ऊपर भी लिखा है, या हम जिसे हम बोलते हैं क्रेडिटर, क्या हम बोलेंगे, क्रेडिटर भी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फेवरेबल और अनफेवरेबल किसे बोलते हैं हम। कैश एट बैंक तो आया ना आपको समझ। अब कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कहाँ पे होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, है ना, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक का दूसरा नाम होता है फेवरेबल बैलेंस। जब भी कैश एट बैंक आएगा दैट मीन्स इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस, क्या हम बोलेंगे, फेवरेबल। और ओवरड्राफ्ट का ये मतलब होता है कि अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हम कुछ फीचर्स देखेंगे इसके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखना, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, मैंने खाली फीचर्स ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन लिखा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखना आप गाइस, ठीक है। तो BRS इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द रिकन्सिलेशन ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विद पास बैलेंस। आपको पता ही है, पहले दिन मैंने बोला, पहले लाइन में आपको बोला कि बैंक रिकन्सिलेशन का कब बनाई जाती है, ताकि हम रिकन्साइल करें, ताकि हम वो एरर जो है ना वो बराबर रखें, वो फाइंड आउट करें, और उस एरर के बदले हम क्या करें, देखें कि पासबुक में और ये पासबुक और कैश बुक में कोई फ़र्क ना आए, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रिपेयर किया जाता है, ये इसका फीचर है। BRS प्रिपेयर्ड फॉर द रिकन्सिलेशन ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विथ पासबुक बैलेंस, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। ये कौन प्रिपेयर करता है, कस्टमर हैविंग एन अकाउंट। लेकिन वो कस्टमर करता है ना जिसका अकाउंट होता है बैंक में। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस चलाता हूँ, मेरा कोई अकाउंट है ही नहीं, मैं क्यों बनाऊँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जब अकाउंट होगा, जब बैंक के हाथ में पैसे दूंगा, तब जाके मैं सोचूंगा ना, नहीं मुझे भी रिकॉर्ड करना है कि मैंने बैंक में पैसे जो दिए हैं। या जब एरर दिखेगा ना बैंक में और आपके अकाउंट में, या आपके पासबुक में और बैंक के, आपके कैश बुक में और बैंक के पासबुक में, जब आपको फ़र्क दिखेगा तभी जाके आप क्या करोगे, तभी जाके BRS बनाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके पास ये अकाउंट ही नहीं है, तो थोड़ी आपको पासबुक मिलेगी। जब पासबुक नहीं मिलेगी, ठीक है, तब जाके थोड़ी डिफरेंस निकाल सकते हो। तो इसका ये मतलब है कि ये वो बना सकता है, ये वो कस्टमर बना सकता है ये स्टेटमेंट, ठीक है, जो जिसका अकाउंट होगा बैंक में। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये कब बनाया जाता है, पर्टिकुलर डेट पे ये बनाया जाता है, फिक्स्ड डेट या पर्टिकुलर डेट हम बोलेंगे। कि मैं सोचूंगा कि मैं चलो 31 को देखूंगा किसी भी, हाँ, या 30th को देखूंगा, या फर्स्ट को देखूंगा, हर फर्स्ट को देखूंगा, हर मंथ के फर्स्ट को देखूंगा कि क्या मेरा बैलेंस जो है, ठीक है, क्या मेरे कैश बुक का बैलेंस जो है, क्या वो पासबुक के बैलेंस से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पर्टिकुलर डेट पे ये बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। ये किस बेस पे प्रिपेयर किया जाता है, बैंक स्टेटमेंट के बेस पे, सप्लाइड बाय द बैंक। मीन्स ये पासबुक के हिसाब से बनाया जाता है, पासबुक में जो लिखा होगा उसी हिसाब से बनाया जाता है। और आपने तो कैश बुक बनाया होगा ही होगा, ठीक है। तब तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट बैंक देता है उसको हम बोलते हैं पासबुक, ठीक है गाइस। तो ये प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट सप्लाइड बाय द बैंक, ठीक है गाइस। द पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट, पर्पज़ क्या है इस स्टेटमेंट बनाने का, क्या है, इज़ द रिकन्सिलेशन ऑफ द बैलेंसेस ऑफ द टू बुक्स। ना हम ये रिकन्साइल करें, रिकन्सिलेशन करें दो बुक्स की बैलेंसेस को, एज वेल एज, ठीक है, द डिटेक्शन ऑफ एनी एरर। एक तो रिकन्साइल करना, एक तो एरर भी निकालना। इसका यही मकसद होता है, इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए यही मकसद होता है कि क्या करते हैं हम, तो एक तो ये जो बैलेंसेस है दो बुक्स के उसको रिकन्साइल करना, एक एरर निकालना, ठीक है, कि कहाँ पे आपका एरर हुआ है गाइस, ठीक। उसके बाद आते हैं कुछ काजेस, किस 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 वजूहात से क्या होता है कैश बुक और पासबुक में फ़र्क आता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे वजूहात है जिसकी वजह से डिफरेंसेस मिलती है कैश बुक में और पासबुक में, ठीक है। सबसे दो टाइप्स की डिफरेंसेस हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला आता है टाइमिंग डिफरेंस ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो टाइमिंग की वजह से, फॉर एग्जांपल आपने रिकॉर्ड किया है, बैंक ने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, या बैंक ने रिकॉर्ड किया है आपने नहीं रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है गाइस। तो उसकी वजह से डिफरेंस आ सकते हो और एरर हो सकता है
डिफरेंसेस आ सकता है, ठीक है। एरर्स मेड बाय बिजनेस और बाय बैंक, या एरर आने की वजह से, फॉर एग्जांपल मैंने, चलो बैंक में मैंने बैंक को दिए 20,000, कितने दिए 20,000, ठीक है। तो 20,000 आ गए मेरे बैंक में, बैंक ने लिखे 20,000, लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जब मैं लिख रहा हूँ कैश बुक में, फॉर एग्जांपल मैंने 25, मुझे याद था कि मैंने 25 दिए, लेकिन असल में दिए होते हैं 20 के ही, लेकिन मैं गलती से 25 लिखता हूँ, तो एरर हो जाता है। या तो वो बिजनेस करता है, ठीक है, या तो वो कभी कभार क्या कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, एरर लिखने में, कैलकुलेट करने में हो सकता है ना। तो क्या होता है, एरर की वजह से ऐसे जो डिफरेंसेस आती है कैश बुक और पासबुक में, तो ये आता है, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस और एरर। अब आता है टाइमिंग डिफरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको डायरेक्टली भी दिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, और आपको अप्लाई भी करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइमिंग डिफरेंस, किस कब कब टाइमिंग डिफरेंस आती है। सबसे पहले याद आपको ये रखने हैं, ये पॉइंट्स आपको गोटा भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। चेक इशूड बाय द कस्टमर, कब आती है टाइमिंग, जब चेक इशू की है कस्टमर ने, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन पेमेंट के लिए वो भी नहीं पहुंची। फॉर एग्जांपल हाँ, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ने, या फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जो अपना बिजनेस चला रहा है, उसने चेक दे दी, जो मैंने कल भी आपको क्या दी एग्जांपल, उसने अपने भाई को चेक दी, बोला कि ये जो चेक जो है ना, इससे आप पैसे निकालो, इससे आप क्या करते हो, आप जो बैंक कॉलम है ना आपके, फॉर एग्जांपल आपके बैंक में 2 लाख रुपीज़ है, और आप भाई को चेक दे रहे हो, बोल रहे हो कि 50,000 इसमें से निकालो, 50,000 इसमें से निकालो। तो आप क्या करते हो, कैश बुक में माइनस करते हो 50,000, और आप बोलते हो कि मेरे अब बैंक में 1.5 लाख ही बचे, लेकिन वो आज नहीं निकालता है, वो कल निकालता है, ठीक है, या वो 10 दिन के बाद निकालता है, फॉर एग्जांपल वो बीमार हो गया, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उसने अभी पैसे नहीं या चेक नहीं निकाली, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको माइनस किया, आपके पास, आपके हिसाब से बैंक के पास 1.5 ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो बैंक में और आप बोलते हो कि ज़रा आप मेरा अकाउंट चेक करो कि मेरे पास कितने हैं, इसके हिसाब से कितने होते हैं 1.5 लाख, लेकिन बैंक बोलता है कि आपके पास अभी 2 लाख है, ये बोलता है 50,000 ये कहाँ से मेरे आ गए, ये तो खुश हो जाता है, और वो एक कुछ नहीं बोलता है बैंक वालों को, और बोलता है मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे सारे दे दो। इसको लगता है कि शायद ये कहीं से आए हुए, लेकिन ये मिस, ठीक है, ये जो चेक होती है ना, अभी नहीं प्रेजेंट की गई होती है फॉर पेमेंट, जिस जो इसी ने चेक दी होती है, जिसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस आती है, जिसकी वजह से एरर या, ठीक है, डिफरेंसेस आती है, ठीक है। तो चेक इशूड बाय द कस्टमर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपको ये याद रखना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड, देखो ये 5 आप, 1 2 3 4, हाँ 5 वर्ड्स आप याद रखना, क्योंकि यही आपको आएंगे आगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। उसके बाद के और एक वजूहत है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। आपने चेक फॉर एग्जांपल दे दी बैंक वालों को, आपने चेक दे दी, किस में दे दी, बैंक में दे दी, लेकिन उन्होंने अभी कलेक्ट नहीं की। इसका क्या मतलब है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। फॉर एग्जांपल आपने चेक दे दी 10,000 रुपये की, बैंक वालों ने अभी चेक ले ली, लेकिन अभी तक आपने पैसे नहीं लिए, आपने कलेक्ट नहीं किए पैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने चेक दी, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हो ना, बैंक में जाते हो, आप पहले देते हो ऑपरेटर के हाथ में चेक, वो पहले चेक करता है कि इस चेक में क्या पैसे हैं, इस अकाउंट में क्या पैसे हैं। जब वो देखता है कि पैसे तो है, और वो साइन करता है, वो आपको खाली टोकन देता है, क्या देता है, टोकन। फिर आप लाइन में लग जाते हो वो पैसे लेने के लिए, जब आपका नंबर आता है ना, नंबर, ठीक है, तब जाके आप पैसे क्या करते हो, पैसे निकालते हो। लेकिन ये पैसे जो होते हैं ना, ऑटोमेटिकली उसी टाइम कट हो जाते हैं जब वो क्या करता है, जब वो इसको साइन करता है, इसको सिस्टम में चढ़ाता है, लेकिन आपके हाथ में देता है टोकन। दैट मीन्स
आपने तो दे दी, चेक तो पे की, पेड चेक तो उन्होंने, ठीक है, चेक तो पे की आपने, लेकिन आपने अभी कलेक्ट नहीं किया। कब तक कलेक्ट नहीं करोगे? जब तक ना कि आपको नंबर आएगा। हालांकि उस अकाउंट से तो पैसे चले गए। फॉर एग्जांपल आपके फादर ने आपको चेक दी, बोला कि चलो ये लो 10 लाख रुपए की चेक, ये निकालो, ठीक है, और 5 लाख आप अपने पास में रखना, 5 लाख मुझे देना, ठीक है। तो ये क्या करते हो, जब आप चेक वहाँ पे ऑपरेटर के हाथ में देते हो, और वो क्या करता है, वो इस चेक को एक्सेप्ट करता है, और वो पेमेंट, ठीक है, वो वहाँ पे सिस्टम में क्या करता है, एंटर करता है। तो उसी टाइम आपके फादर के पैसे जो है ना कट जाते हैं, लेकिन आपके हाथ में तब वो टोकन देता है। क्या पैसे देता है पहले? नहीं, वो टोकन देता है कि आपको बोलता है जब आपका नंबर आएगा तब आप पैसे ले लो, ठीक है। दैट मीन्स ये भी टाइमिंग की डिफरेंस होगी। जब तक ना आप पैसे नहीं लोगे तब तक आपके फादर ने क्या किया होगा, उसने अपने अकाउंट से, बैंक कॉलम से पैसे कम किए होंगे कैश बुक से, लेकिन पासबुक में अभी नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपने पैसे अभी नहीं किए कलेक्ट, तो इसकी वजह से क्या होगा, टाइमिंग डिफरेंस होगी। उसके बाद डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। डायरेक्ट डेट्स, फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, आपको चार्जेस लगते हैं, बैंक के चार्जेस। आपके पास थे 10K रुपीज़ बैंक में, और बैंक ने आपको काटे 200 रुपीज़ फॉर ATM चार्ज, या फॉर पासबुक चार्ज, या फॉर चेक बुक चार्ज। उसने 200 काटे, 200 रुपीज़ क्या किए, कट किए। तो आपके पास कितने बचे बैंक के हिसाब से? बैंक में कितना अब होगा, 8800, लेकिन आपको नहीं पता कि बैंक वालों ने खुद काटे हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, आपको खुद लगता है कि आपको अभी 10K रुपीज़ है, और आप जाते हो बैंक में और बोलते हो मुझे 10K रुपीज़ चाहिए। वो बोलते हैं हम कैसे आपको 10K रुपीज़ देंगे, आपके पास तो खाली 8800 में। वो क्या करता है, वो लड़ाई करने की कोशिश करता है, अरे क्या बोलते हैं, मेरे कैश बुक में तो इतने पैसे हैं, लेकिन क्या बोलते हो आप, चोर हो, वो हो, ये हो। लेकिन उसके बाद क्या करता है, वो स्टेटमेंट दिखाता है कि हमने ये जो 200 रुपीज़ है वो कहाँ पे गए हैं। दैट मीन्स टाइमिंग की यहाँ पे भी डिफरेंस होती है। तो डायरेक्ट डेट्स मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये भी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आता है। उसके बाद अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपने कस्टमर को फॉर एग्जांपल क्या किए, पैसे, सॉरी गुड्स दिए, और उसने पैसे नहीं अभी दिए, वो बोला कि मैं आपके अकाउंट में डालूंगा, ठीक है। वो 2 दिन के बाद आपके अकाउंट, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में भी 2 लाख रुपीज़ है, वो आपके क्या और 2 लाख रुपीज़ डालता है 2-3 दिन के बाद, लेकिन आपको अभी पता नहीं आपके हिसाब से कितना है बैंक में, 2 लाख रुपीज़, लेकिन और 2 लाख रुपीज़ आ रहे हैं किसकी वजह से, कस्टमर की वजह से। तो ये कितना बनता है, बैंक में कितना आता है, 4 लाख। तो आपके हिसाब से 2 लाख ही अभी है, लेकिन आपके बैंक में कितना पहुंचता है, 4 लाख। तो ये भी हो गई ना डिफरेंस। तो डायरेक्ट डिपॉजिट्स की वजह से, जो कस्टमर करता है डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है, बैंक अकाउंट में, उसकी वजह से आपकी टाइमिंग की डिफरेंस आएगी, उसकी वजह से आपको डिफरेंसेस आएगी कहाँ पे, पासबुक में और कैश बुक में, ठीक है गाइज। उसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। फॉर एग्जांपल आपका है फाइनेंस, आपने बाइक निकाली और आपका है फाइनेंस, आपको इंटरेस्ट ले रहा है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, वो कट हो जाता है आपके बैंक से। क्या वो आपसे पूछ के कट करेगा इंटरेस्ट आपका? नहीं। क्या आप भरोगे इंटरेस्ट? नहीं, वो आपको खुद ब खुद बैंक अकाउंट से क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। जब वो काम करेंगे आपके अकाउंट से, ठीक है, तो क्या होगा, आप में फ़र्क आ गई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपीज़ थे आपके, उन्होंने 1000 रुपीज़ काटे आपको बिना बताए हुए, आपने उनने इंटरेस्ट काटे बिना बताए हुए, तो कितना बचा, 19K। लेकिन आपके हिसाब से तो अभी 20K ही होना चाहिए, और बैंक क्या बोलता है 19K है। तो हो गई डिफरेंस जब हो गई तो आप BRS बनाओगे, BRS बनाओगे, आपको पता चलेगा कि बैंक ने ये क्यों काटे हैं गाइज, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर के बिहाफ पे, ठीक है। कस्टमर के बदले कभी कभार बैंक भी क्या करता है, वो डायरेक्ट पेमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है, वो बैंक आपको वो बैंक देता है, ठीक है, आपके अकाउंट में। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ है और आपने 20K
का क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने नहीं दी, आपका जो अकाउंट है वो इस डिपार्टमेंट के साथ क्या था, अटैच, जिसकी वजह से बैंक ने क्या किया, बैंक ने खुद ब खुद काटे, बैंक ने खुद ब खुद ये आपके बिल्स जो है भरे, ठीक है, आपके बिल्स भरे, तो या पेमेंट्स, डायरेक्ट पेमेंट्स की, तो आपको ये कम हो जाएगा, उसकी वजह से डिफरेंस भी हो जाएगी। या फिर मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल चलाता है, क्या करता है, कोई स्कूल चलाता है और उसमें फॉर एग्जांपल 20 टीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस 20 टीचर्स को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, कितना, 10K, चलो मैं मानता हूँ 10K, तो कितना हो गया, ये 2 लाख रुपीज़ हो गया, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कूल के अकाउंट में कितना है, 4 लाख रुपीज़, और ऑटोमेटिकली जब ये जो सैलरी होती है ना, सैलरी अकाउंट बन जाता है, बैंक क्या करता है, पर मंथ ये जो है 2 लाख इनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिना आपको बताए हुए, बिना आपको, जब सैलरी अकाउंट बनता है बिना आपको बताए हुए क्या करता है, ये सैलरी प्रोवाइड करता है, किनके, टीचर्स के अकाउंट में। तो आपके पास कितना बचा, 2 लाख, बैंक के पास कितना बचा आपका, 2 लाख, लेकिन आपके जहन में क्या होता है, 4 लाख तो है अभी, तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं, तो ये होते हैं डायरेक्ट पेमेंट्स करना, ठीक है। उसके बाद चेक्स डिपॉजिटेड और बिल्स, ठीक है, डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, इसका क्या मतलब है, आपने चेक्स दिए, चेक्स भरे, ठीक है, लेकिन उनको क्या हुआ, आपके हिसाब से तो पैसे आपके इंक्रीज़ हो गए, डिपॉजिट किया मीन्स आपके इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ एरर होने की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम आपकी चेक में उनको प्रॉब्लम दिखी, फॉर एग्जांपल अगर किसी का सिग्नेचर जो है, मेरा तो ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, और लेकिन मुझे कभी कभार गलती भी हो सकती है, और इनको सिग्नेचर में क्या फ़र्क दिखेगी, ये क्या होगी, चेक डिसऑनर्ड होगी, क्या होगी, चेक डिसऑनर्ड, ये बोलेंगे कि परफेक्ट साइन नहीं होता, तो ये डिसऑनर्ड भी कर सकते हैं, मीन्स ये पैसे आपको देंगे भी ही नहीं, ठीक है। वो तो डिपॉजिट तो आपने की, आपके हिसाब से तो पैसे आपके इंक्रीज़ हो गए, लेकिन बैंक वालों को क्या लगा कि ये फ्रॉड चेक है, फ्रॉड चेक है तो डिसऑनर्ड करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपके हिसाब से अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ थे ऑलरेडी बैंक में, अब आपने 20K और ये चेक दी, तो मीन्स आपके हिसाब से 1,20,000 हो गए, लेकिन बैंक क्या, बैंक ने डिसऑनर्ड की, उनके पास क्या है अभी भी 1 लाख, तो ये डिफरेंसेस आएंगी। तो किसकी वजह से, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। कितने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है और एक डिफरेंस, दैट इज़ डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स, है ना, दूसरा पार्ट इसका, एरर्स की वजह से। देखो एरर कौन कौन कर सकता है, या तो फर्म कर सकती है, बिजनेस कर सकता है, या फिर बैंक ही कर सकता है। तो एरर्स कमिटेड, हाँ, इन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में आपने एरर किए, या तो फर्म करेगा या तो बाय बैंक हो जाएगा, तो ये डिफरेंसेस है। एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय फर्म, एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय बैंक। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना 7, आपको टिप पे होने चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ करना है, तब जाके आपको, अभी हमने BRS कोई नहीं बनाया, याद रखना गाइस, अभी हमने एक भी BRS नहीं बनाया, ठीक है, अभी हमने BRS नहीं बनाया, कोई भी आपको पता भी नहीं अभी है BRS कैसे बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी आप इतना याद रखो, जितना मुझे लगता है कि आपको याद रखने की ज़रूरत है ना इसमें, मैं वो बोलता हूँ। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, प्लस यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, BRS बनाएंगे, और ये कल हम जो है ख़त्म करेंगे पूरा, ये आपको फुल फ्लेज्ड तरीके से कल ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखें।